दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप संस्कृत शिक्षण प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे जो 2023 सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यदा छात्राः विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थं शिक्षिताः भवन्ति तदा ते। यदा जब छात्र विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल को वर्धनार्थम शिक्षिताः विराम आदि चिन्ह विषयक अपने कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षित किए जाते हैं, तदा ते तब वे स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यन्ति, अपने अधिगम कौशल को मजबूत करेंगे या फिर सुदृढ़ बनाते हैं। या फिर बी नंबर, लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, लेखन की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। फिर सी नंबर, संभाषण कौशलम वर्धयिष्यन्ति, या फिर बातचीत करना संभाषण कौशल में सुधार करते हैं। या फिर स्वस्य सृजनात्मकताम वर्धयिष्यन्ति, या फिर अपनी रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता में वृद्धि करते हैं। तो देखिए, विराम आदि चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह मीन्स जो ठहराव होता है, ठीक है। विराम का मतलब हम वाक्य को लिखते समय जो ठहराव लेते हैं, विश्राम लेते हैं, वही विराम चिन्ह होता है, ठीक है। और ये जो है वो लेखन, विराम चिन्ह जो है वो लेखन की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए होता है। विराम चिन्ह कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम लेखन में शुद्धता को प्राप्त करके, लेखन में अपनी शुद्धता को बनाकर विराम चिन्ह कौशल को बढ़ाते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये सब जो होते हैं ये सब आपके विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम हो गया, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अर्ध विराम, ये सारे जो हैं वो विराम चिन्ह होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः भवति। भाषा शिक्षण कक्षा में रचनावाद का अर्थ है, ए छात्रा विविध अस्मान् दृष्टान्तान् पठित्वा सुदृढ़ं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्र विभिन्न असमान नमूने पढ़ते हैं, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के असमान नमूने पढ़ते हैं। सुदृढ़ं समाधानम स्वयं प्राप्नुवन्ति, उसके बाद स्वयं ही समाधान ढूंढते हैं। रचनावाद का अर्थ क्या है? भाषा शिक्षण कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या है? बी नंबर, छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृताः भवन्ति, विभिन्न माध्यमानां सहायेन स्वकीया सिद्धांतं व्यवस्थापयन्ति। या फिर छात्र जो है वो अध्यापक की सहायता लेते हैं और विभिन्न माध्यमों की सहायता से अपने स्वयं के सिद्धांत को व्यवस्थित करते हैं। या फिर सी नंबर, छात्राः प्रपंच विषय स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबनम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। छात्र जो है वो प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम अपने स्वयं के अनुभवों से, ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। छात्र अनुभव और भाषा कौशल के माध्यम से अपने आसपास के बारे में अपनी सीख और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। या फिर डी नंबर, छात्रा स्वकीयाम अधिगम सामग्री स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। छात्र अपनी स्वयं की शिक्षण सामग्री बनाकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं।
रचनावाद क्या होता है? सबसे पहले तो आप रचनावाद के बारे में देखिए। तो इससे व्यक्ति क्या करता है? इस संसार के बारे में अपनी समझ और ज्ञान को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अनेक वस्तुओं के बारे में अनुभव प्राप्त करता है और उस अनुभव को अपने जीवन में उतार कर विकास करता है अपना। नई नई चीज़ें मिलने पर वो क्या करता है? अपने पहले जो भी उसके पूर्व चिंतन है, पहले के विचारों और जो अनुभव हैं, उसने जो भी किया होता है उसको क्या करता है? वो नई चीज़ों के साथ उसको मिश्रित करता है, उसको मिलाता है। ठीक है, मतलब हम जो जानते रहते हैं उसमें एक बदलाव करते हैं। जैसे हमने कुछ सीखा और हमें कुछ पहले से पता है, तो हमने नई चीज़ जब सीखी तो जो चीज़ें हमें पता है उसमें फेरबदल हो सकती है, बदलाव हो सकता है। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। जैसे हम छात्र को भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम छात्र को भ्रमण पर ले गए तो बच्चा क्या करता है? वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को देखता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है और उसमें नवीन चीज़ों को, मतलब उसमें उसके पास जो भी ज्ञान था और उसमें क्या हुआ? नवीन चीज़ें सम्मिलित हो गई। यही हो गया रचनावाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि छात्रों के पास व्यक्तिगत अनुभव और संज्ञानात्मक संरचना होती है जो उन पूर्व अनुभवों पर निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबम अनुभवद्वारे भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। व्यक्तिगत मतलब छात्रों के पास अपने प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम, स्वकीयम खुद के अनुभव, अध्ययन और ज्ञान वस्तु के प्रतिबिंब और अनुभव के द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति, भाषा कौशल को प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। तो निम्नलिखित, यहाँ पर जो भी दिया गया है, निम्नलिखित कतमम कौन सी प्रादेशिक भाषा सीखने विकास के लिए समस्या नहीं है। निम्नलिखितेषु कतमम उत्तर प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयन्ति। यहाँ पर जो भी भाषा है, प्रादेशिक भाषा है, उसके विकास के लिए समस्या नास्ति, विकास के लिए समस्या नहीं है। अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः, मतलब अपने विषय में भाषा के लोगों को इसका परिचय नहीं है। प्रादेशिक भाषा के विकास में क्या समस्या है? समस्या नास्ति इति सूचयन्ति। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा प्रकट कर रहा है कि प्रादेशिक भाषा के विकास में समस्या नहीं है? तो अस्मिन् विषये जनानां परिचयाभावः, लोगों को इसका परिचय नहीं होता है। बी नंबर सुविधानाम अभाव, सुविधा का अभाव है। सी नंबर बोधन अस्पष्टता, बोधन में ज्ञान में अस्पष्टता है। या फिर डी नंबर अनुवाद विषय में समस्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि जो प्रादेशिक भाषा होती है उसके विकास में समस्या ये नहीं है कि जो लोग होते हैं वहाँ के उनको उस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं है। प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए जो लोग वहाँ हैं, लोगों को इस विषय के मुद्दे से परिचितता है, वो इसके विषय में जानते हैं, उस भाषा के बारे में वो जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 नंबर, भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम। भाषा अर्जन
सामर्थ्य नाम क्या है? भाषा अर्जन क्या कहलाता है? तो सबसे पहले भाषा अर्जन के बारे में आप जानिए। ज्ञान को समझना। अर्जन क्या होता है? जो हम अपने घर परिवार पास पड़ोस से अनुभव करके उनको देखकर सीखते हैं, ठीक है। वो और क्या होती है? भाषा अर्जन जो होती है वो सहज होती है, स्वाभाविक होती है और ये अनौपचारिक भी होती है भाषा अर्जन। तो अर्जन जो हम आसपास पड़ोस परिवेश से सीखते हैं वही भाषा अर्जन है। बोलकर, सुनकर, घर में माता पिता, परिवार में लोगों से सीखकर जो सीखते हैं वही है भाषा अर्जन। तो केवल आवश्यक शब्दावली प्रयोग, भाषा अर्जन में केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग होता है या फिर तादृश वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः। ऐसा वातावरण बनना जिसमें बच्चे अपनी मातृभाषा सीख सकें। फिर सी नंबर व्याकरण से विश्लेषणम बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति। व्याकरण का विश्लेषण समझने के लिए बनाई गई एक विधि। या फिर डी नंबर मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। तो देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि क्या होती है, ये सहज होती है, स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। तो केवल शब्दावली का प्रयोग, आवश्यक शब्दावली नहीं हो सकता। फिर तादृश वातावरण निर्माण करने के लिए बालक की मातृभाषा का अध्ययन करना, ये भी नहीं हो सकता। व्याकरण का विश्लेषण करने के लिए व्याकरण कहाँ से आ गया इसमें? ये तो अर्जन है ना, ये तो हम सुनकर, देखकर, बोलचाल की भाषा में सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। भाषा अर्जन में सामर्थ्य, भाषा अर्जन, सामर्थ्य का मतलब होता है कि मानवगत जो सहज प्रतिभायाः कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। मनुष्य की सहज प्रतिभा के कारण भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा जो है वो अध्ययनार्थम, सीखने की एक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए 5 नंबर, भाषा अध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापक जो होते हैं इनके द्वारा लेखन कौशल शिक्षयितुं, लेखन कौशल को सिखाने का प्रयत्न करता है। श्रुतलेखनम या फिर बी नंबर छात्राणां कृते स्पष्टतया लेखितुम आदेशः, छात्रों को स्पष्ट लिखने का आदेश देना। या फिर सी नंबर ज्ञानवर्धक विचाराणां सहायेन स्वशब्दैः मातृभाषायाः लेखितुम् उक्त्वा, ज्ञानवर्धक विचार की सहायता से स्वशब्दैः अपने शब्दों में मातृभाषा को लिखना। या फिर डी नंबर छात्रान् लेखादीन् पठितुं सूचयित्वा, छात्रों को लेख और अन्य सामग्री पढ़ने की सूचना देना। यहाँ पर लेखन कौशल है ना, लेखन कौशल दिया गया है कि भाषा अध्यापक जो है वो अस्मात्, हमें क्या करता है, भाषा का जो अध्यापक है इसके द्वारा लेखन कौशल को सिखाने का प्रयत्न करता है। वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो लेखन कौशल को सिखाने के लिए प्रयास करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले
ये जानिए कि इसमें क्या होता है। लेखन कौशल से हमारा जो है वो लिखने की शैली जो है वो लिखने का कौशल आगे बढ़ता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर, सबसे सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ज्ञानवर्धक विचारणा। ऑसबॉर्न जी जो हैं उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रक्रिया का विचार दिया। ज्ञानवर्धक विचार किसने दिया? ऑसबॉर्न द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही ज्ञानवर्धक विचार को विकसित किया था। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र जो है वो ज्ञानवर्धक विचार में छात्र जो है वो सक्रिय होता है। सक्रियता से बच्चे का दिमाग जो है वो रचनात्मकता की ओर जाता है। उनमें विविध अलग अलग सोच आते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो सीखते हैं और वो खुद जो है अपने विचार को उत्पन्न करने में प्रवीण हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो है मातृभाषा का। तो अध्यापक जब लेखन कौशल सिखा रहे हैं बच्चों को, तो जब वो ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से जब बच्चों को ये कहेंगे कि आप अपने शब्द में मातृभाषा में कुछ लिखिए, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा जो है वो मातृभाषा तो पहले से ही अपने घर से सीख के आया है, तो वो क्या करेगा? अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को उस लेखन में, शब्दावली में लिख देगा। तो इससे बच्चे की भावना के बारे में, बच्चे की सोच के बारे में पता चलेगा अध्यापक को। और सबसे बड़ी बात कि इसमें बच्चे की सक्रिय भूमिका होगी, तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मातृभाषा में लेखन को बढ़ावा देके सिखाया जाता है, तो इससे क्या होता है? बच्चे के ज्ञान का विकास होता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, कक्षायां पाठ्यमान संदर्भ छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षा के विषय में पाठ्यमान संदर्भः छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति। कक्षा में संदर्भ पढ़ाया जा रहा है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं। तदानीं किं क्रियते, तब क्या करना चाहिए? तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते। उनका तत्क्षण मतलब तुरंत तैयारी के साथ उनकी शंका का समाधान करना चाहिए। या फिर बी नंबर, तादृशान् सर्वानपि प्रश्नान् विलिख्य अनन्तरदिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। या फिर उनके प्रश्नों की ओर तादृशान् सर्वानामपि प्रश्नान्, ऐसे सभी प्रश्नों को लिख लिया जाता है। अनंतर दिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, और उनसे ये कहना चाहिए कि इसका उत्तर हम किसी और दिन देंगे, इसका समाधान हम किसी और दिन करेंगे। या फिर सी नंबर, पुस्तकें पठित्वा, पुस्तक को पढ़ने के बाद शंका का समाधान पर चर्चा करने का प्रयत्न करना चाहिए। या फिर डी नंबर, छात्रों को धमकाया जाता है, छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते। छात्रों को ऐसा बोलना चाहिए कि तुम अनुशासन में रहो, उनको धमकाया जाना चाहिए। तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है? डांटना धमकाना ये नहीं माना जाता है, ठीक है, निषेध माना गया है पूर्णतः। तत्क्षणमेव गत्वा सजताम किम शंका तुरंत उसका समाधान, तत्क्षण। इसका सटीक आंसर ये भी नहीं हो सकता कि जो है उसी समय जाकर तैयारी करके शंका का समाधान करेंगे। बी नंबर, तादृशान् सर्वानां पे प्रश्नान् विलिख्य, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने प्रश्नों को लिख लो और इसको हम किसी और दिन इसका समाधान करेंगे, ये भी गलत है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि पुस्तक
पुस्तक के पठित्वा कि जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, उसको पढ़ने के बाद शंका का समाधान पर चर्चा करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने के पश्चात शंका समाधान पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, उन्हें नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिलेगी, कठिनाई का हल प्राप्त होगा। मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब आप उसको बताओगे तो बच्चा जो है उसी पढ़ने के दौरान ही उसकी शंका का समाधान हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने में डरेगा नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, रटना अभ्यास कारेण विद्यार्थिनां विकासे कीदृशी भवति। जो रटंत विद्या है, इसमें रटने के बारे में बताया गया है कि रटना अभ्यास कारेण, रटने से विद्यार्थियों के विकास में कैसे बाधा होती है। विद्यार्थी ना विकासे कीदृशी भवति, कैसे उनको क्षति पहुंचती है, कैसे उनको बाधा होती है। तेषां बुद्धि विकासः न भवति, इससे उनके बुद्धि का विकास नहीं होता। बी तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। या फिर सी नंबर, कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, अध्यापन से उनकी दूरी हो जाती है कि मतलब कक्षा के अध्यापन से वह दूर रहते हैं। या फिर डी नंबर, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् आसक्तः भवति, वे अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान, अध्ययन पर उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए रटना जो होता है, रटंत अभ्यास, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। एनसीएफ 2005 इसको जो है वो निषेध मानता है कि रटने से क्या होता है, बच्चे का मस्तिष्क जो है वो स्थिर हो जाता है, वो सोच नहीं पाता है, उसकी सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाता है और बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर भागने लगता है, उसकी रुचि नहीं हो पाती है, बच्चे का पढ़ने में उसकी रुचि नहीं हो पाती है। तो बच्चे को व्यवहार के द्वारा उसके ज्ञान का विकास करवाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा 4 डी नंबर, कि ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् आसक्तः भवन्ति। रटने के कारण क्या होगा, विद्यार्थी का क्या लॉस होगा कि उसका जो पढ़ने का, उसकी पढ़ाई की जो तारतम्यता है, उचित ध्यान है, वो नहीं दे पाएगा वो। तो रटना अभ्यास के कारण ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् आसक्तः भवन्ति, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धतेः एषः लाभः अस्ति। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक विधि जो है उससे निम्नलिखित लाभ क्या हैं। पहले आगमनात्मक विधि समझिए, पद्धति क्या है। आगमनात्मक पद्धति में सबसे पहले आता है उदाहरण, ठीक है, उदाहरण आता है। उसके बाद क्या आता है, नियम आता है। पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो ये हो गया आगमनात्मक। और निगमन में क्या होता है, निगमन में पहले नियम। देखिए इसका ट्रिक एक देख लीजिए, पहले नी हो गया तो पहले नियम हो जाएगा, उसके बाद उदाहरण आ जाएगा। इसी तरह इसका अपोजिट कर लीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि निगमन में नी है तो नियम पहले आ गया फिर उदाहरण, आगमनात्मक में उदाहरण इसी का उल्टा कर दीजिए, पहले उदाहरण आ गया फिर नियम आ गया। तो जब बच्चे को क्या कर, पहले उदाहरण दिया जाता है, छोटे छोटे विखंडों में बच्चों को समझाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, छोटे छोटे नियम बताए जाते हैं। पहले उदाहरण की प्रस्तुति की जाती है, उसके बाद उनको नियम बताया जाता है
तो ये हो गया आगमनात्मक विधि। इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले ज्ञात चीज़ें जो उसको पता है वो बताई जाती हैं, उससे बाद उसको रिलेट करके अज्ञात चीज़ें बताई जाती है। मूर्त से अमूर्त जो चीज़ें दिख रही हैं, सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, उसको बताया जाता है। फिर अमूर्त जो नहीं है उसको बताया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं? आगमन विधि में आते हैं। ये सब शिक्षण सूत्र हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, बालक जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका को निभाता है। व्यवहारिक जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा है और यह एक प्राकृतिक विधि है, आगमन विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, गृह कार्य करणस आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थी भी। बी नंबर, विद्यार्थी रटन अभ्यास न कुर्वन्ति। सी नंबर, कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, कक्षा के अनुशासन की रक्षा करता है। विद्यार्थी अल्पे एव समये अधिकम पठितुम शक्नोति, बालक जो है वो अल्प समय में, थोड़े ही समय में अधिक पढ़ता है और अधिक पढ़ने में सक्षम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, विद्यार्थिनः रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो आगमनात्मक पद्धति होती है, पहले उदाहरण फिर नियम, इससे ये लाभ है कि विद्यार्थी को रटने का अभ्यास, विद्यार्थिनः रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति, विद्यार्थी इससे रटता नहीं है, चीज़ों को याद रखने का अभ्यास नहीं करता है। बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन, भाषा तावत् अभिव्यक्ते सुमत व्यक्तिकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यम, भाषा की अभिव्यक्ति, अपने अभिप्राय को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? मतलब भाषा अभिव्यक्ति या फिर किसी की राय को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है? प्रचार करना, संग्रह करना, विनिमय करना, या फिर उपर्युक्त सर्वमपि, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो भाषा तावत् अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार को प्रकट करना, विचारों का आदान प्रदान करना। विनिमय हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वमत व्यक्तिकरण, अपने मत को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है वो है विनिमय, मतलब आदान प्रदान करना। कोई सामने वाला अपनी बात को कहता है, हम अपनी बात को कहते हैं, तो इससे क्या होता है? अभिव्यक्ति होती है। मैंने अपनी बात कही तो मेरी अभिव्यक्ति, उसने अपनी बात कही तो उसकी अभिव्यक्ति हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्तिकरण है। तो सामने वाला अपना विचार प्रकट करेगा और हम अपना विचार प्रकट करेंगे, तो इसमें अपने स्वमत व्यक्तिकरण, अपने मत को व्यक्त करने का सबसे अच्छा उपाय विनिमय है। इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन, भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति, भारतीय छात्र के लिए किसके शिक्षण की सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता है? मातृभाषा की, या फिर बी नंबर मातृभाषा प्रादेशिक भाषा की, या फिर सी नंबर मातृभाषा और इंग्लिश भाषा की, ता अपि त्रिस्ता भाषा सूचना, या फिर तीसरी भाषा, कोई तीसरी भाषा। ता अपि त्रिस्ता भाषा सूचना, कोई ऐसी भाषा जो तीसरी भाषा हो। तो इसमें देखिए शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण मातृभाषा नहीं, मातृभाषा प्रादेशिक भाषा ये भी नहीं, मातृभाषा आंग्ल भाषा नहीं। ता अपि त्रिस्ता भाषा सूचना, कोई तीसरी भाषा जो है भारतीय छात्र के लिए शिक्षण की अधिक आवश्यकता वो है जो
कोई तीसरी भाषा है उसकी सूचना। त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी आता है? अब ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। फर्स्ट में मातृभाषा आ जाती है त्रिभाषा सूत्र में, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा भी आती है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें इंग्लिश या फिर कोई अन्य भाषा अपने ही देश की, और जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा। और जो तीसरी भाषा त्रिभाषा सूत्र में जो तीसरी भाषा होती है उसमें तीसरा नंबर होता है, उसमें इंग्लिश या फिर कोई अन्य भारतीय भाषा। समझ में आया? त्रिभाषा सूत्र में फर्स्ट नंबर पे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, सेकंड नंबर में हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र में के लिए कोई अन्य भाषा या फिर इंग्लिश, और जो नहीं हिंदी नहीं बोलते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ के लिए हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश भाषा। और जो थर्ड नंबर है उसमें इंग्लिश या कोई अन्य भारतीय भाषा। तो भारतीय छात्र के लिए शिक्षण में जो महती आवश्यकता है, शिक्षण में जो सबसे अधिक सर्वाधिक आवश्यकता है वो हो जाएगा कोई तीसरी अपि त्रिस्ता भाषा सूचना, किसी तीसरी भाषा का ज्ञान होना। इसके बाद देखिए इसमें ये डी नंबर सही हो जाएगा। अभिव्याप्य कक्षायां भाषा शिक्षणे इयम् एका समस्या। अभिव्याप्य कक्षा मतलब समावेशी कक्षा। जो समावेशी कक्षा होती है इसमें भाषा शिक्षण में एक समस्या है। क्या समस्या है? ए नंबर उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतायाः असामर्थ्यम, उचित भाषा अधिगम परिवेश के विकास में असामर्थ्य होना। फिर बी नंबर उपयुक्त अधिगम सामग्री अभाव, उपयुक्त अधिगम सामग्री का अभाव। या फिर सी नंबर विद्यार्थी योग्यता विषय का क्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता में अक्षमता होना। या फिर डी नंबर विद्यार्थी परस्परम रुचि ही भेदा, विद्यार्थियों के बीच रुचियों में भेद होना। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ सभी प्रकार के बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं, ऐसी कक्षा जिसमें विकलांग बच्चा भी पढ़ सकता है और एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो सब आपस में अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक अच्छा माहौल बनाते हैं, वही है समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या पूछा है कि अभिव्यापक कक्षायां भाषा विषय इयम् एका समस्या। क्या समस्या आती है समावेशी कक्षा में? सबसे बड़ी समस्या है कि उपयुक्त भाषा की समस्या आ जाती है, फिर परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता है अच्छे से, योग्यता में भी भिन्नता आ जाती है, फिर शक्ति में भी असमानता हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समावेशी कक्षा में समस्या का कारण होती हैं। तो इसमें देखिए सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलताया सामर्थ्यम, मतलब उचित भाषा अधिगम परिवेश में के विकास में असामर्थ्यता होना। भाषा अधिगम का परिवेश जो है उसमें विकास नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए यही समस्या है समावेशी कक्षा की भाषा शिक्षण में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर अधस्तनेषु कथमम् उत्तरं मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञानलक्ष्येषु अन्यतमं नास्ति। अधस्तनेषु निम्नलिखित में से उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी न, मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमं नास्ति। उपयोगी ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा उत्तर मातृभाषा शिक्षण के उपयोगी ज्ञान का उद्देश्य नहीं है? अभी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा शिक्षण वह शिक्षा जो बच्चा अपने घर परिवार परिवेश से सीख के आता है, उसको
मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ऐसा कि इसमें कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो नहीं है। तो देखिए, भाषा तत्वनाम प्रभूत ज्ञानम प्राप्ति, भाषा तत्वनाम प्रभूत ज्ञानम, भाषा तत्वों का प्रचुर ज्ञान होना। बी नंबर, विषय वस्तुना ज्ञानार्जनम, विषय वस्तु का ज्ञानार्जन करना। उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञान होना। भाषागत विभिन्न प्रकाराणाम लेखनाम ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न प्रकार के लेखों का ज्ञानार्जन करना। तो देखिए, ये सारे भाषा तत्वों का प्रभूत ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य में आ जाता है। फिर विषय वस्तु का ज्ञानार्जन, विषय वस्तु का ज्ञान होता है। फिर डी नंबर, भाषागत विभिन्न प्रकार से बच्चा जो है वो अर्जन पाकर वो लिख सकता है। ठीक है, मातृभाषा के द्वारा बच्चा क्या करता है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को वो जो ज्ञान अर्जित किए रहता है उसकी वजह से वो अपनी बातों को लिख सकता है, वो अपनी बातों को कह सकता है। उतनी भाषा ज्ञान वो अर्जित कर लेता है कि वो अपनी बात को कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों मातृभाषा शिक्षण की उपयोगी ज्ञान में ज्ञान के उद्देश्य हैं। ये भी है, ये भी है और ये भी है। केवल ये विषय वस्तु बी भी है। ठीक है, ए भाषा तत्व प्रभूत ज्ञान, विषय वस्तु ज्ञानार्जन और भाषागत विभिन्न प्रकारकाणाम लेखानाम ज्ञानार्जनम। इसका जो सी नंबर है, उच्चारणस्य ज्ञानार्जन, ये जो उच्चारण का ज्ञान है ये ज्ञान मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्य में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ये सारे सही हैं तो ये गलत हो जाएंगे और ये राइट हो जाएगा, सी नंबर। ज्ञान 4 उद्देश्य आते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है जिसमें भाषा तत्व का पर्याप्त ज्ञान होना होता है। कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें भाषा कौशलों से संबंधित ज्ञान होता है। सृजनात्मकता में प्रोत्साहन मिलता है। और 4 नंबर, अभिवृत्त्यात्मक में साहित्यिक आयोजनों का संबंध होता है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि उच्चारण ज्ञान जो होता है वो मातृभाषा शिक्षण में उपयोगी ज्ञान, मातृभाषा शिक्षण के उपयोगी ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद देखिए 13 नंबर, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पद्धति है जो शिक्षण पद्धति कही जाती है। चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, उपर्युक्तम सर्वमपि। तो देखिए, इनमें से जो 3 पद्धतियां हैं, चयन पद्धति, और चयन पद्धति में क्या होता है, इसके द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। वे वो किस कक्षा में लेने के लिए समर्थ हैं, कौन सी कक्षा में वो पढ़ सकते हैं। रुचि पद्धति में विद्यार्थियों की रुचि को विकसित किया जाता है। और प्रेरणा में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये सारे जो हैं वो सही हैं। तो शिक्षण पद्धति के लिए ये उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। चयन, रुचि, प्रेरणा तीनों आते हैं इसमें। इसके बाद देखिए 14 नंबर, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए उपयुक्त होता है। क्या उपयुक्त होता है? शुद्ध उच्चारण करना, शब्द लेखन करना, शुद्ध पाठन करना, न कथनचित, किसी भी तरह से नहीं। तो देखिए, जो शुद्ध भाषा शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसमें पहली बात तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, जो ध्वनि और चित्र दोनों रूप में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई चलचित्र मूवी चल रही है, उसमें ध्वनि भी हो रही है और चित्र भी दिखाई दे रहा है, तो बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं उस तरफ, उसको जल्दी और अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है
एक अच्छी प्रक्रिया है। इसमें देखिए आज के समय में आप एक उदाहरण ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन से बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, क्योंकि उसमें जो ध्वनि बजती रहती है उसको भी सुन रहे हैं और जो चित्र है सामने उसको भी देख रहे हैं। तो ये एक तरह की दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। तो जब टीचर जो है इस तरह की सामग्री के साथ, प्रोजेक्टर हो गया, जैसे टीचर जो है वो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थी को सीखने में दक्षता आएगी, वो जल्दी सीख जाएंगे चीज़ों को, उनको अवधारणाओं को सीखने में मदद मिलेगी। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारणार्थम, मतलब जब उसमें जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें अगर शुद्ध उच्चारण होगा और चित्र तो मान लो दिख ही रहा है और उच्चारण भी शुद्ध होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होके उसकी तरफ आकर्षित होके सीखने में उनके ज़्यादा प्रबलता आएगी, वो जल्दी सीख लेंगे, उन्हें मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 और लास्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है? एक बच्चा सीखने के दौरान जाने अनजाने में ही अगर वो गलतियां करता है, ठीक है, और शिक्षक क्या करता है, शिक्षक उसको ध्यान देकर, उसकी गलतियों को ध्यान देकर उसको निदान दे देते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो यही उपचारात्मक शिक्षण हो जाती है कि बच्चे को उसके ज्ञान अर्जन में, सीखने में मदद करना। पहला, समस्या विज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तर वर्धयति, मतलब जो समस्या है उसकी पहचान के लिए आवश्यक कठिनाई के स्तर को बढ़ाता है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। या फिर बी नंबर, समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, समस्याओं को हल करने में सफलता की ओर ले जाता है। या फिर सी नंबर, व्यतिक्रमण समस्या नाम प्रस्तुतम करोति, विचलन के साथ समस्याएं प्रस्तुत करता है। या फिर डी नंबर, समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, समस्या को भाषा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो है समस्या समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, समस्याओं और समस्या समाधान में की सफलता को प्राप्त किया जाता है। इसी को उपचारात्मक शिक्षण पद्धति कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति में समस्या समाधान की सफलता को प्राप्त किया जाता है। बच्चा जो है कुछ भी त्रुटि करता है, कुछ भी गलती करता है, तो शिक्षक क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसका निदान करते हैं। छात्रों की गलतियों का निदान करना ही उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।